नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इमारत अगर पुरानी हो और जर्जर हो जाए तो उसके गिरने का खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या ऐसे लोग क्या, जो उसमें पहले से रह रहे हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। उनको बार बार बताया जाता है कि ये इमारत खतरनाक हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है, आपकी जान को खतरा है, आपके अस्तित्व को खतरा है, लेकिन फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उससे मोह हो जाता है, उनको लगाव हो जाता है। दूसरा, उसको छोड़ने का मतलब है यथास्थिति को बदलना, और यथास्थिति जब बदलती है तो अपने साथ अस्थिरता लाती है, और उस अस्थिरता से डर लगता है, क्योंकि परिवर्तन के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये अच्छा होगा बुरा होगा, वो समय के साथ पता चलता है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी इसी दौर से गुजर रही है। कांग्रेस का जो ढांचा है वो जर्जर हो चुका है। अब अंग्रेजी का एक शब्द है इम्प्लोड, जिसका हिंदी अर्थ है अंतः विस्फोट। कांग्रेस उससे गुजर रही है। कांग्रेस में अगर आप देखिए, पिछले खास तौर से 11.5 साल 12 साल का जो उसका सफ़र रहा है, तो आपको हर कदम पर, हर संकट के समय, जब भी कुछ अच्छा हुआ उस समय भी कांग्रेस में विस्फोट होता हुआ नजर आया। पिछले 11.5-12 सालों में कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा अवसर कौन सा आया था, समय कौन सा आया था? 2018 में, जब कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार बनी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो कांग्रेस जिस हालत में पहुंच गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ा अवसर था। लेकिन कांग्रेस की नाकामियों, कांग्रेस की अक्षमता के कारण सबसे पहले गया मध्य प्रदेश। बिना चुनाव के मध्य प्रदेश की सरकार हाथ से निकल गई। उसकी वजह 2 लोग थे, एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दूसरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कमलनाथ को अपनी ताकत को लेकर ज़्यादा गलतफहमी हो गई थी, और राहुल गांधी अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए उन्होंने सारा जिम्मा कमलनाथ पर डाल दिया था। तो मध्य प्रदेश में हुआ ये कि राहुल गांधी के सबसे करीबी, कांग्रेस पार्टी में उस समय उनका सबसे कोई करीबी था, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो पार्टी छोड़कर चले गए, और पार्टी छोड़कर ही नहीं गए, अपने साथ विधायक लेकर गए, और इतने विधायक लेकर गए कि बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी की सरकार बन गई। तो पहली सरकार तो ये गिर गई। बाकी 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ चुनाव के बाद जो वादा किया था नेतृत्व परिवर्तन का, 2.5 साल का, मुख्यमंत्री के बदलाव का, वो कांग्रेस हाईकमान या गांधी परिवार इसको पूरा नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि जब 2023 में चुनाव हुआ तो दोनों जगह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई। इन 3 राज्यों में सबसे बुरी हार उसको मध्य प्रदेश में मिली, जहां उसका संगठन बहुत मजबूत था। फिर छत्तीसगढ़, जहां उसकी सरकार के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे जब सरकार थी, और उसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन गए थे उन 5 सालों में। बुरी तरह से सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। और राजस्थान में अशोक गहलोत की जिद, और अशोक गहलोत के सामने गांधी परिवार ने जिस तरह से घुटने टेके, उसके कारण राजस्थान चला गया। हालांकि सचिन पायलट अभी तक हैं, कांग्रेस में बने हुए हैं, वो गए नहीं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से जाने वालों का सिलसिला कभी थमा नहीं। और हर राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस को झटका लगता है, और उसके बाद कांग्रेस का हाईकमान क्या करता है, उस स्थिति को ठीक करने के लिए, उस गलती को पहचानने के लिए, उसको सुधारने के लिए ऐसा कोई प्रमाण, कोई तथ्य, कोई खबर किसी के पास नहीं है। उसके वरिष्ठ नेता राज्यसभा का चुनाव समर्थन होने के बावजूद हार जाते हैं। मतलब इतने विधायकों का समर्थन कांग्रेस के पास होता है कि उनको जिता सके, फिर भी हार जाते हैं। और सबसे बड़ी हार मेरी नज़र में तो हुई थी अभिषेक मनु सिंघवी की हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हरियाणा से हुई, जहां उनके सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और ये सिलसिला कोई एक राज्य तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में फिर 37 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। बिहार में महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया,
क्यों? कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक आरजेडी के विधायक ने की। उड़ीसा जहां कांग्रेस और बीजेडी ने हाथ मिला लिया था, वहां भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उनका उम्मीदवार हार गया। उनका उम्मीदवार हरियाणा में भी हार जाता, लेकिन 2 बार के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इज्जत का सवाल बन गया था और ये आरोप लगने लगे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरवा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवारों को। तो इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और उनका प्रभाव भी दांव पर था। तो इसलिए बीजेपी सफल नहीं हो पाई हरियाणा में, लेकिन उड़ीसा में सफल हो गई, बिहार में सफल हो गई। अब नई खबर ये आई है कि अभी 1 महीने पहले एक खबर आई थी कि असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब खबर आई है कि उनका नौगांव से जो उनके सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं प्रद्युत बोरदोलाई, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और कब दिया? जब राहुल गांधी से उनकी 15 मिनट तक बात कराई गई और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने और जो प्रभारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उससे पहले कहा कि बातचीत हो गई है, सब ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी से बातचीत हुई, 15 मिनट बातचीत हुई, तय किया कि अब इस पार्टी में नहीं रहना है। उन्होंने कहा बात सीट की या बात जो है वो एमपी या एमएलए की नहीं है। उन्होंने कहा अभी 3 साल से ज़्यादा का समय मेरा लोकसभा सदस्य का बचा हुआ है, इसके बावजूद इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सम्मान नहीं है। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अब याद कीजिए, कंटिन्यूटी देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा निकले तब भी उन्होंने यही बात कही। कांग्रेस से जितने लोग निकले हैं, खास तौर से जनाधार वाले जो लोग निकले हैं, उन सब ने 2 बातें कही हैं। एक, कांग्रेस में सम्मान नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी की कामकाज की शैली और उनका व्यवहार। ये 2 आरोप लगाए और ये सिलसिला पिछले 12 सालों से चल रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। असम ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है उस संभावना की भी संभावना खत्म होती जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अगर आप विपक्ष में ज़्यादा समय से हो, सत्ता में ना हो, तो इस तरह का होता है, लोगों का मोह भंग होता है, छोड़कर जाने लगते हैं। अब इससे गलत बात और कोई हो नहीं सकती। ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है। 1984 में बीजेपी की 2 सीटें रह गई लोकसभा में। बीजेपी के कितने नेता छोड़कर गए बीजेपी? 2004 से 2014 तक सत्ता से बाहर रही बीजेपी। 6 साल सत्ता में रहने के बाद कितने नेता बीजेपी के छोड़कर गए बीजेपी को? 34 साल लगातार पश्चिम बंगाल में सीपीएम सत्ता में रही, 2011 में सत्ता से बाहर चली गई और आज हम 2026 में हैं। इन 15 सालों में सीपीएम से कितने लोग छोड़कर पार्टी गए? तो ये कहना कि सत्ता में नहीं आए इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। लेकिन इससे भी बड़ी विचित्र बात करने वाले कांग्रेस पार्टी में हैं। एक सज्जन हैं इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं, राहुल गांधी और खासतौर से प्रियंका वाड्रा के बड़े करीबी हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की नीतियां आजकल वही तय कर रहे हैं। उन्होंने प्रद्युत बोरदोलाई के जाने पर ये नहीं कहा कि पार्टी को अपनी कामकाज की शैली पर पुनर्विचार करना चाहिए, फैसला लेने के तरीकों पर पुनर्विचार करना चाहिए या आत्ममंथन करना चाहिए। उनको आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जो व्यक्ति ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, वो पार्टी छोड़कर चला गया। तो उनके लिए कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का सिद्धांत मुस्लिम वोट का समर्थन है और मुस्लिम वोट के समर्थन से जीता हुआ उम्मीदवार चला जाए तो ये सिद्धांतों से समझौता है, सिद्धांतों के विरोध में है। मतलब इमरान मसूद साफ साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का और कोई सिद्धांत नहीं है। मुस्लिम वोट, मुस्लिम तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एकमात्र सिद्धांत है। तो असम से कांग्रेस के नेताओं का और बड़े नेताओं का, उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर चले गए, प्रदेश के उपाध्यक्ष छोड़कर चले गए, अब लोकसभा सदस्य छोड़कर चले गए। जाहिर है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, तो अब बाई इलेक्शन होगा, उनको फिर से लड़ना होगा
अगर वो संसद में जाना चाहते हैं तो। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इन सब पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है, उससे पहले तो वो भी नहीं होता था। राहुल गांधी कहते थे जिसको जाना है जाए। राहुल गांधी से बात कराई गई, लेकिन राहुल गांधी की बात का कोई असर नहीं हुआ। राहुल गांधी से बातचीत के तुरंत बाद नेता पार्टी छोड़ने की घोषणा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई चिंता है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जर्जर इमारत जो होती है वो एक दिन में गिरती नहीं है, लेकिन एक दिन गिरती जरूर है। कांग्रेस पार्टी उसी दौर से गुजर रही है। कांग्रेस नाम की पार्टी जो जर्जर इमारत बन चुकी है, बहुत पुरानी इमारत है और पुरानी इमारत को गिरने में समय लगता है, लेकिन जब गिरती है जिस दिन, तो वो भरभरा कर पूरी तरह से ढह जाती है। कांग्रेस भी उसी ओर बढ़ रही है। ये सिलसिला थोड़ा धीमा इसलिए हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिल गईं और अब तो आज के बाद तो जो है 98 हो जाएंगी। प्रद्युत बारदोलाई ने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा की एक सीट और कम हो गई। और आज आपसे कह रहा हूं कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने दीजिए। कांग्रेस में इस्तीफों का सिलसिला और तेज हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने वालों की संख्या और बढ़ेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न तो नीति है। मुस्लिम तुष्टीकरण किसी पार्टी का या किसी भी वर्ग का तुष्टीकरण सिर्फ किसी पार्टी का सिद्धांत नहीं हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी का बन गया है। और तुष्टीकरण को सिद्धांत बनाया भी है तो तुष्टीकरण की हर सीमा पार करने को तैयार है और ऐसे लोगों के साथ खड़े होने को तैयार हैं जो सनातन धर्म को बीमारी मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सार्वजनिक रूप से ये कहे कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, तो आप समझिए कांग्रेस कहां पहुंच गई है। वहां पहुंचने के बाद कांग्रेस के जो हो रहा है कांग्रेस के अंदर, मेरा मानना है कि बहुत कम और बहुत धीमी गति से हो रहा है। ये रफ्तार बढ़ने वाली है और 2029 आते आते ये जो हवा आपको चलती हुई दिख रही है कांग्रेस के अंदर से, कांग्रेस के विरोध की, ये हवा आंधी में बदलने वाली है और राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है कि इसको रोक सके, क्योंकि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन है ही नहीं। उनको पॉलिटिक्स की जो बारीकियां हैं वो समझ में नहीं आती। संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। संगठन बनता कैसे है, चलता कैसे है, उसको संभाला कैसे जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और उनके पास अब ऐसे लोग नहीं बचे हैं जिनको इसका अनुभव हो। या तो छोड़कर चले गए या उन्होंने एक तरह से भगा दिया उनको, और कुछ लोग इस दुनिया में नहीं रह गए। तो धीरे धीरे राहुल गांधी खुद ही अपनी पार्टी को रसातल की ओर ले जा रहे हैं और इस जर्जर इमारत को धराशायी करने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का होगा। अपने जीवन में एक काम अगर उन्होंने मन से किया है तो वो कांग्रेस को कमजोर करने का। हर उस मौके का उन्होंने उपयोग किया है या कहिए दुरुपयोग किया है जिससे कांग्रेस कमजोर हो सके। आप संसद में उनकी परफॉर्मेंस देखिए, आप सड़क पर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, पार्टी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखिए। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मंच पर आप नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ये काम किया। और नीति के नाम पर उनका भारत का विरोध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना, नए नए शब्दों से गाली देने की कोशिश करना, उनकी प्रतिष्ठा को गिराने की नाकाम कोशिश करना, ये राहुल गांधी की नीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसमें लगातार असफलता के बावजूद वो इस रास्ते पर बड़ी बहादुरी से चल रहे हैं। तो एक समय आता है जब बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप तय कर लीजिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बहादुरी का काम है या बेवकूफ़ी का काम है। तो इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।